तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। और जैसा कि आपके अपने कोचिंग सेंटर सर्कल पॉइंट में डेली के डेली जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और इसका यूट्यूब के माध्यम से सॉल्यूशन भी पूरा दिए जा रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से एकदम डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि सेट मारने के बाद उसका सॉल्यूशन डिटेलिंग करना आपको बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। पहला प्रश्न है आपका, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी? चार ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा। देखिए कैसे, चूँकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को इन तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च, एकदम छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है ना, छोटा डेट के साथ 23 मार्च 1931 को इन तीनों महान क्रांतिकारियों को क्या किया गया था, फांसी दिया गया था और 1931 में दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा। और लॉर्ड इरविन का जो समय था, शासनकाल था 1926 से 1931 के बीच में था, है ना। लॉर्ड इरविन जो था, है ना, इसका शासनकाल ये वाइसराय के रूप में 1926 लेकर 1931 तक रहा। तो देख रहे हैं 1931 में कौन था, लॉर्ड इरविन था। 1931 में ही, है ना, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। तो जितने भी वाइसराय हैं ना, उनका कार्यकाल याद रखिएगा तो बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, है ना। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन, है ना। और इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा बंगाल विभाजन से तीन इम्पॉर्टेंट बात। बंगाल विभाजन का घोषणा जो किया था कर्जन ही किया था, है ना, घोषणा किया था, है ना। याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को, है ना, घोषणा किया था। ये घोषणा किया था इस दिन। फिर आपको हम बता दें, है ना, इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फिर बंगाल विभाजन को जो है लागू किया गया था। पूछा जाएगा कि लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा। 3 डेट याद रखिएगा, एकदम छोटा डेट के साथ एग्जाम में आता है ना। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ। फिर इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को, है ना, लागू कर दिया गया था। फिर आपका है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल याद रखिएगा 1805 से लेकर के 1813 के बीच में जो है, लॉर्ड मिंटो का ये था शासनकाल था। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आपका अमृतसर का संधि एकदम पूछा हुआ है। अमृतसर का संधि, अमृतसर की संधि जो है, अमृतसर की संधि जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा 25 अप्रैल, है ना, 1809 एकदम पूछा हुआ है। अमृतसर की संधि जो है अंग्रेज और, है ना, के बीच में, सिखों के बीच में, राजा रणजीत सिंह जो सिख थे, है ना, उसके बीच में जो है हुआ था अमृतसर की संधि। 25 अप्रैल 1809 को मिंटो के शासनकाल में ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेम्सफोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेम्सफोर्ड का आप ये रखिएगा, है ना, कार्यकाल याद रखिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा, है ना। 1916 से 1921 तक, 1916 से 1921 तक तो जो था चेम्सफोर्ड का क्या था, कार्यकाल था। और इसके बीच में, इसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ। आप देखते चलिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 का, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, है ना, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय हुआ था, है ना, दोस्ती हुआ था, है ना, ये 1916 में हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, है ना,
मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, इसी के शासनकाल में आया। फिर आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ। फिर आपका असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है ना, इसी के शासनकाल में हुआ। कितना रिलेट हो रहा है आप यदि ड्यूरेशन याद रखते हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कोलंबस ने जो है 1492 में 1492 में जो है अमेरिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था, और उसे नाम दिया था नई दुनिया। नई दुनिया किसे कहा जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नई दुनिया जो है अमेरिका को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन जो है कहाँ के लोगों को कहा जाता है? रेड इंडियन जो है कि कहाँ के लोग कहा जाता है? तो नई दुनिया यानी कि अमेरिका के लोगों को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, फिर 1492 के बाद जो है अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो याद रखिएगा, वेस्पुच्ची जो है ये इसने अमेरिका का विस्तार से खोज किया था। कैसे खोज किया था? विस्तार से खोज किया था, याद रखिएगा। पूछेगा कि है ना जिसके नाम पर, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। तो अमेरिका का विस्तार से खोज किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुच्ची ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। फिर है आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें डेट जो है ना थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे दे रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा है। तो आपको हम बता दें, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। तो हम लोग इसके करीब वाला ऑप्शन चुनेंगे, तो 70 के आसपास चुनेंगे। तो देखिए 70 के आसपास में है आपका 2 ऑप्शन है ना, लेकिन किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1870। फिर आपका है बहुत सारा संस्था है, उस सब के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना एकदम पूछा जाता है, 1897 में किया गया था, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ये सब याद रखिएगा, कुछ कुछ संस्था, बहुत सारा संस्था है। फिर आपका आर्य समाज का बता देते हैं। आर्य समाज का स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये सब जितना भी संस्था है उसके संस्थापक हैं। ये सब चीज़ें आपको है ना पढ़ते रहना चाहिए। मॉडर्न इंडिया में आपको मिल जाएगा, आधुनिक भारत में मिल जाएगा। फिर सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन जो है किसने किया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड एटनबरो ने जो है गांधी फिल्म का निर्देशन किया था। फिर गांधी जी का जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ है जिसको आपको जानना चाहिए। तो गांधी जी का जन्म याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869, है ना, 1869, है ना, 1869। अब बताइए 2 अक्टूबर कौन नहीं जानता, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का याद रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, है ना। भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर 1915 को आने के बाद जो है ना, ये 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अस्थि में उद्घाटन समारोह में ये गए थे, है ना। तो याद रखिएगा BNS BHU का जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। फिर 1916 में ही ये जो है साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1917 में। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किए, है ना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। फिर आपका 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किए थे, पहला इनका हड़ताल था। फिर 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू किए, है ना, और 22 तक चला। फिर 1930 में दांडी मार्च हुआ इनका, है ना, दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च के साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू किए 1942 में ये 1942 से पहले 40 याद रखिएगा, 40 में व्यक्तिगत आंदोलन यही चलाए थे। व्यक्तिगत आंदोलन के नेता कौन थे, है ना, तो 1940 में गांधी जी ही थे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, है ना। फिर अंततः 1948 में 30 जनवरी 1948 को, है ना,
इनका निधन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम में ये सब खूब आता है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था, नील की खेती के खिलाफ जो है ना, गांधी जी ने चंपारण में, ये किनका नाम था, है ना, जिनको चंपारण का अकेला मर्द कहा जाता है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के कहने पर है ना, वहाँ पे गए और वहाँ के जो नील के किसान, नील की खेती जो अंग्रेज लोग करवाता था उस पर क्या किए, है ना, खिलाफ में आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे गांधी जी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है 6 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलनों में निम्न में से किस को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो आप दो चीज़ जान जाएंगे, कौन नरम दल है कौन गरम दल है, तो आप आसानी से क्लियर हो जाइएगा। तो देखिए, आपको हम गरम दल के बारे में बताते हैं। गरम दल में याद रखिएगा, गरम दल में लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, बाकी सब जो हो जाएंगे नरम दल के नेता हो जाएंगे। तो लाल बाल पाल जो है ये सब क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना ज़्यादा पसंद करते थे, है ना, अंग्रेजों से अपने हक को छीनने के लिए प्रयास करते थे, तो इनको गरम दल के अंतर्गत रखा जाता है। तो गरम दल में कौन कौन हो जाएंगे, है ना, लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। अब बाकी सब नरम हो जाएंगे। तो देखिए, नरम दल के तौर पर नहीं थे। तो देखिए, बाल से आ रहा है ना, बाल गंगाधर तिलक, तो ये गरम दल के थे, क्या थे, गरम दल के थे। बाकी सब नरम दल के हो जाएंगे, MG रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नरम दल के नेता हो जाएंगे। तो लाल बाल पाल याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है लाल बाल पाल का अर्थ क्या होता है ना। तो लाल बाल पाल में सब गरम दल के नेता थे। फिर है 7 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए, है ना। तो शिक्षा का श्रेय या लक्ष्य जो है चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए स्वराज की प्राप्ति हो जाने के बाद, ठीक है ना। और आपको हम बता दें कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। फिर स्वराज की व्याख्या जो है ना, हिंद स्वराज में, गांधी जी के पुस्तक हिंद स्वराज में जो है स्वराज शब्द का व्याख्या किया गया है, क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। फिर है स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति पूछा जाएगा, है ना, किस अधिवेशन में मांग रख थी, लक्ष्य की प्राप्ति की बात रखी गई थी, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। मांग पूछा जाएगा कि स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में रखा गया था, तो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना। ये सब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है 8 नंबर, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, 1938 में तो अंग्रेजी ही शासन था, लेकिन बिहार में जो है सरकार बना था, राज्य बना था, तो क्या हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, है ना, ये मुख्य था। तो 1938 में जो थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे, है ना। और श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, तो जितने भी बिहार के राजनीतिक नेता लोग थे उसको अंग्रेज लोग क्या कर रखा था, बंदी बना के रखा था, जेलों में डाल के रखा था। तो उसको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण सिंह ने प्रयास किया, अंग्रेजों के सामने बात रखा, लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं माना और क्या किया, उसे नहीं माना बात। तो उसके विरोध में श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया, है ना, इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 9 नंबर, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुगल काल में लाहौर जो था उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत आप समझ रहे हैं, ये राजस्थान वाला क्षेत्र में है ना, राजस्थान गुजरात वाला एरिया जो है उत्तर पश्चिम भारत कहलाता है, ठीक है ना। ये हस्तशिल्प और उत्पादन और वितरण का महत्वपूर्ण केंद्र था, लाहौर था, जो कभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। फिर आपका है 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है ना, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़, आखिरगढ़ी, कालीबंगा, सुतपुरदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता से एक नए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो राखीगढ़ी जो है ये आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कोई है तो ये राखीगढ़ी है ना। सूरजभान सिंह ने राखीगढ़ी का सूरजभान सिंह ने 1963 में जो है इसका खोज किया था। राखीगढ़ी हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा है ना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। फिर आपको कालीबंगा जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा राजस्थान में है। और कालीबंगा जो है इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ होता है ना, पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। और है ना, इस सब तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा इस तरह से, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है ना विष्णु प्रभाकर जी ने कौन से रचना किया था? तो आवारा मसीहा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आर्ट एंड कल्चर का है, इसको याद करने वाला चीज़ें हैं। फिर आपका है 12 नंबर है, निम्न से कौन सी जोड़ी सही है? सही चुनना है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे। तो पहले इसको समझते हैं, सत्याग्रही पहला ऑप्शन को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन में है आपका जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि 1940 में गांधी जी क्या किए थे, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह कौन किए थे, नेता कौन थे? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन हुआ था, है ना, वो गांधी जी किए थे। जिसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे प्रथम। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे कोई दत्त करके थे, है ना, दत्त, एकदम कंफर्म है कि दत्त ही था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। विनोबा भावे जो थे द्वितीय सत्याग्रही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको तो चुनेंगे नहीं क्योंकि हमको सही चुनना है। फिर सी.आर. दास जो हैं देश बंधु कहलाते हैं। चित्तरंजन दास, सी.आर. दास मतलब चित्तरंजन दास को देश बंधु नहीं कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है। तो हाँ, ये तो सही है कि सी.आर. दास को जो है ना देश बंधु कहा जाता है, है ना, सी.आर. दास को। फिर है विलियम बेडबर्न, सभी को भी जान लेते हैं। तो विलियम बेडबर्न जो था 1907 के कांग्रेस का सभापति था। नहीं, विलियम बेडबर्न जो था ना, याद रखिएगा, ये भी अंग्रेज ही था। और ये जो था 1910 के इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था। ये 1907 के नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 1907 में जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, ये भी हम आपको बता ही देते हैं। 1907 में जो किए थे, ये किए थे रास बिहारी घोष किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष 1907 के, है ना, का अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1907 में ही आपका क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, याद रखिएगा आप लोग। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जाना था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हुआ था, अलग हो गया था, है ना, जिसके अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष किए थे। और विलियम बेडबर्न जो था 1910 के इलाहाबाद के कांग्रेस का अधिवेशन किया था। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने है ना पेरिस में इंडिया हाउस का स्थापना किया था। नहीं, लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का स्थापना किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है क्रांतिकारियों का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? क्रांतिकारियों का जनक किसे कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर 14 नंबर प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे? तो 3:1, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न है, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है ना, तो कौन सा पदार्थ होता है कॉर्क कोशिका पर? तो सुबेरिन पदार्थ प्राप्त जमा हुआ रहता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
कोशिका की बात आता है तो कोशिका का खोज याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में है ना खोज किया था। और ये जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका का था। जीवित कोशिका का खोज जो है, जीवित कोशिका का खोज एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। जो जीवाणु के खोज भी वही किए थे। जीवाणु का जनक जो है एंटन वॉन लीeuwenhoek को ही माना जाता है। ठीक है ना। फिर आपको बता दें कोशिका में केंद्रक का खोज जो है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किसने किया था? ब्राउन ने जो है केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर में जो है आपका क्या होता है? द्रव होता है। क्या भरा होता है? द्रव होता है। इस द्रव का खोज जो कोशिका द्रव जिसको कहते हैं, तो कोशिका द्रव का खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ये सब याद रखिएगा। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। 16 नंबर प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रशीतक में है ना जल को ठंडा रखने के लिए गैसीय अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। गैसीय अमोनिया NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 17 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चयन करिए, मतलब गलत कौन है? तो देखिए सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर के पास में होता है। देखिए यही वाला आपका ऑप्शन गलत है ना। आप लोग कोचिंग में जो है मिलान करवाए होंगे तो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, है ना। ऑप्शन कोई और लगा दिए थे, ठीक है ना। तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, एक आगो गलती हो जाता है। तो इसको हम जब सर्च किए, पूरा एनालाइज किए, तो बताया गया कि सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य जो होता है ना 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच होता है ना। ये सही है कि सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच होता है, लेकिन स्टेटमेंट में दिया है कि इसका तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। तो ये गलत है ना, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सही स्टेटमेंट आपको हम बता दिए, तो गलत कह रहा है तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, है ना। बाकी सब कथन जो है ना सही है, बाकी सब कथन जो है गलत नहीं है। दृश्य तरंगों की ऊर्जा परास जो होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, ये भी सही कथन है। और कथन सी जो है ये भी सही है आपका। क्या है? एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होता है, एकदम सही है ना। गामा किरणों की वेदनशीलता अत्यधिक होती है, ये भी सही है। फिर आपका 18 नंबर, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, दूध से दही में जमने के लिए जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, तो है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको कहते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ना। लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है, वो जमते चला जाता है। तो जीवाणु का नाम पूछा जा रहा है तो लैक्टोबैसिलस होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है उसी को कहते हैं लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी आप लोग समझ ही गए होंगे, ज़्यादा खींचने तिरने से क्या फ़ायदा। 19 नंबर है, सही क्रम में चुने। तो सबसे पहले क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से अंग तंत्र अंग प्रणाली का निर्माण होता है, ठीक ना। बाकी सब गलत है, तो सही में देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 20 नंबर है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष जो है पानी की बूंदों से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है ना। याद रखिएगा, पानी के बूंद से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना, और वहाँ पे घटना होता है, या तो प्रकाश का परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, और इन घटनाओं के फलस्वरूप क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्या कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यहाँ पे प्रिज्म का काम जो है, वर्षा की बूंद जो है ना, प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्रिज्म का काम करता है। और आप लोग जानते होंगे कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूटती है। 21 नंबर है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो जब पेयजल पीते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो एक फ्लोरोसिस नाम का बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है?
फ्लोरोसिस। और इस फ्लोरोसिस बीमारी में हड्डी, दांत ये सब क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 22 नंबर, एक परमाणु एटम के नाभिक में न्यूक्लियस में है ना सम्मिलित हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में जो होता है, नाभिक की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, नाभिक की बात कर रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता रहता है। तो नाभिक में जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। परमाणु में 3 कण होता है, कितना कण होता है, 3 कण होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो कि है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है कक्षाओं में। इसका खोज याद रखिएगा जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। पूछा हुआ है, पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। फिर प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932। चैडविक वाला याद रखिएगा, डेट पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपका 23 नंबर, ASLV का पूरा नाम क्या है। तो ASLV जैसे कि PSLV होता है ना, उसी तरह से ASLV का आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी पूछा हुआ है। फिर आपका है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप्स न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम में जो है आइसोटोप्स जो भाग लेता है ना, यूज किया जाता है यूरेनियम का एक आइसोटोप्स है U-35, है ना। 35 आपका परमाणु द्रव्यमान है ना, यानी कि यूरेनियम का ही एक आइसोटोप्स है। इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में है ना ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और यूरेनियम का एक अयस्क याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ना, पिंच ब्लेड। कौन सा, पिंच ब्लेड जो है किसका अयस्क है। तो पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। 25 नंबर है, 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना, कोण का वैल्यू दे दे और बोले कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको 2 बात याद रखना है ना। पहले हम आपको बनाते हैं फिर समझाते हैं। देखिए प्रतिबिंब की संख्या निकलता है 360 डिग्री बटा ठिट्ठा से। ठिट्ठा जहाँ पे क्या है, कोण, अब कोण दिया हुआ है। तो 360 में आप 60 से भागा दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, 6 6 का 36, 6 आया। अब देखिए 6 आया तो 6 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, मतलब 6 जो है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, आप बताइए। तो 6 जो है इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगा 6, तो उसका प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि सम आया है ना। तो आंसर हो जाएगा 5। अब यही आंसर हम लोग का 6 भागा देने के बाद ऑड नंबर आता, मतलब कि विषम संख्या आता, 3 आता, 5 आता, 7 आता, तो यही संख्या ही आंसर हो जाता, इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सम संख्या आएगा तो क्या करेंगे, 1 घटा करके आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन सी आपको सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए होंगे। फिर 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित युग्म नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन दिख रहा है साल्मोनेला जो है, ये कुष्ठ रोग, इसके कारण जो साल्मोनेला बैक्टीरिया कारण जो है आपका कुष्ठ रोग नहीं होता है, बल्कि साल्मोनेला के कारण जो है आपको टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण जो है ना टाइफाइड होता है, कुष्ठ रोग नहीं होता है। तो ये सही हो जाएगा, आपका गलत चुनना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब जो है सही दिया हुआ है ना। क्या सही दिया है कि प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया होता है, एकदम सही है। टीनिया सोलियम के कारण जो टीनियसिस होता है। पैराथॉर्मोन के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है ना। ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है, मतलब ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त जो होता है वो बायां अलिंद में होता है। ये हम आपको है ना बताए थे, पूरा डिटेल में भी बताए थे।
ठीक है ना। तो बायां अलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त होता है ना। शुद्ध रक्त का ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही शुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का ही जो है के कारण ही जो है सौर कुकर में है ना, सौर कुकर गर्म हो जाता है। और सौर कुकर में है अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है, इस बात को याद रखिएगा। और पराबैंगनी किरणों से हमें जो है ओजोन परत, कौन परत? ओजोन परत क्या करती है? O3 परत जो बचाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर मंडल भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर ही कहा जाता है, मंडल नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन में कोई जरूरी नहीं है कि समताप मंडल ही दिया रहे, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर भी रह सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। हवाई जहाज भी आपको समताप मंडल में ही उड़ता है। निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है जो है ना, एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर आपका है 30 नंबर है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है ना, जिप्सम है। जिप्सम जिसका सूत्र होता है ना, CaSO4 CaSO4 2H2O, है ना, 2H2O। और इसी जिप्सम से क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है आपका, है ना, याद रखिएगा, पूछा हुआ है, पिछले सेट में भी पूछा गया था, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CaSO4 × ½ H2O जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है ना। जिप्सम जो है ना, ये कैल्शियम धातु का अयस्क है। और सब ऑप्शन देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र याद रखिएगा, Ca, है ना, OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना का सूत्र आपको बताएंगे, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा चूना कहा जाता है, CaO इसका सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बोलते हैं। CaCO3 है ना, कहीं साधारण नाम संगमरमर है, चूना पत्थर है, खड़िया है, चौक है, इन सब का सूत्र पूछेगा, नाम पूछेगा रासायनिक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बताएंगे। फिर 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, विकल्प को चुनिए। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस, है ना, फिर पानी, फिर लौह, ये सब क्या हो जाएगा इसमें, है ना, कणों के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण। देखिए, गैस में कि कणों में क्या होता है? बहुत ही कम आकर्षण बल पाया जाता है। गैस के कणों के बीच में जो है बहुत ही कम आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, गैस के कण से ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है पानी के कणों में, द्रव के कणों में पाया जाता है। और द्रव के कणों से ज़्यादा आकर्षण बल जो है ठोस के कणों में पाया जाता है, यानी कि लोहा जो है ठोस है। तो गैस, द्रव और ठोस, ये आपका क्रम होता है पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल का। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आप लोग जानते होंगे पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। 4th स्टेज जो होता है प्लाज्मा होता है। 5th स्टेज जो है आपका BEC होता है, BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। फिर 32 नंबर है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? देखिए, 1945 में याद रखिएगा 2 बम गिराया गया था। एक बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है ना। 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा जापान के ही शहर पे गिराया गया था। और इसमें जो बम यूज किया गया था ना, ये आपका यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। किसका? यूरेनियम 235 का यूज किया गया था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। और नागासाकी पे जब गिराया गया था तब वो प्लूटोनियम था,
है ना। वो जो परमाणु बम जिस चीज़ का बना हुआ था, है ना, वो प्लूटोनियम का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? प्लूटोनियम का बना हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आपका हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका कोड नाम जो था लिटिल मैन था। क्या नाम था? बम का नाम जो था, परमाणु बम का नाम लिटिल मैन था। क्या था? लिटिल मैन था। और नागासाकी पे जो गिराया गया था उस बम का कोड नाम जो था फैट मैन था। क्या नाम था? फैट मैन था। इतना चीज़ आप याद रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर 33 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO, इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। याद रखिएगा, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि क्या करता है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके, है ना, कर लेता है और सांस ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर तक जो है ज़रूरत के लायक नहीं पहुंच पाता है, तो दम घुटने लगता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कार्बन, है ना, किस गैस को जो है दम घोटू गैस कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये क्या है आपका? एक तरह से हम क्या किए हैं, प्रिज्म ले लिए हैं, एक पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पारदर्शी माध्यम लेते हैं। ये पारदर्शी माध्यम है। इधर आपका नीचे जो है सघन माध्यम, ये विरल कर लेते हैं। ऊपर में विरल कर लीजिए, नीचे क्या कर लीजिए? सघन कर लीजिए। तो प्रकाश की किरणें जब, है ना, क्या कह रहा है, सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। विरल से सघन में जब प्रकाश की किरणें विरल से, है ना, सघन में जाता है तो क्या होता है ना कि अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुकता है। किधर झुकता है? अभिलंब की तरफ झुकता है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा। किधर झुकेगा? अभिलंब की तरफ झुकेगा। अब मान लीजिए कि ऊपर सघन है, ऊपर क्या है? सघन है, नीचे विरल है, तब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो जाएगा ना कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, विरल माध्यम में आएगा। किस में आएगा? विरल माध्यम में आएगा। तो अब यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे, ये आपतित किरण हो गया, तो विरल माध्यम से दूर भागेगा। क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में जाएगा ना, सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भागेगा। और जब विरल से सघन में आएगा तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ क्या होगा? झुक जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब चलिए प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन से विरल में जाएगा तो दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मानव में कुल 206 हड्डी, एक वयस्क मानव में जो है 206 हड्डी पाया जाता है। और पैर हाथ की बात करें तो दोनों हाथ में आपका, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, है ना। पैर में, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30। इस तरह से देखा जाए तो पूरा आपका, है ना, 4 या 12, 120 हड्डी हो जाता है। और 120 का डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, यानी 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में अधिकतम 50% दिया है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर 36 नंबर है, ल्यूकेमिया कै प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनाना शुरू करता है ना। ये रक्त कणिका कौन है? तो ल्यूकेमिया जो है ना, एक कैंसर का बीमारी है ना, ये कैंसर है, रक्त कैंसर है। कैसा कैंसर है? रक्त कैंसर है। और ल्यूकेमिया में जो है ना, लाल रक्त कणिका जो है नहीं बन पाता है, अच्छे से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। श्वेत रक्त थोड़ा थोड़ा बनता है, ठीक है ना, लेकिन लाल रक्त जो है एकदम नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। तो मतलब लाल रक्त क्या होता है? ज़्यादा प्रभावित होता है। 36 का बी सही उत्तर होगा, आप इसको देख सकते हैं। 37 नंबर, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो सिंपल सा एक प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म से क्या करेंगे? इसे गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, 7 रंगों में टूटेगा
जिसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा विचलन जो होगा बैंगनी रंग का होगा। ट्रिक याद याद रखिएगा, बैजानी पिनाला, है ना, बैजानी पिनाला, इस तरह से करके यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी से ऊपर जाइएगा तो जामुनी रंग का आपको कम होगा विचलन। फिर और ऊपर जाएगा तो नीला रंग का विचलन कम होगा। फिर आप और ऊपर जाएगा तो हरा का कम होगा। फिर पीला का कम होगा। फिर नारंगी का कम होगा। फिर सबसे कम जो होगा, है ना, लाल का विचलन सबसे कम होता है। और यह 7 रंगों में टूटता है, जहाँ पे उसको वर्णपट कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। फिर आपको है 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, है ना। तो ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है ना, जनता पार्टी लगभग आपको 1978 से 80 तक, है ना, ये रोलिंग प्लान का समय था। 78 से 80 तक जो था रोलिंग प्लान की अवधारणा कॉन्सेप्ट लाया गया था जनता पार्टी के द्वारा। और उसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर है 39 नंबर, राजकोषीय घाटा है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। कुल व्यय कुल प्राप्तियां जो है राजकोषीय घाटा का मीनिंग हो जाएगा। फिर आपका है 40 नंबर, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं, है ना, कीन्स, अर्थशास्त्री कीन्स को माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ये सब याद रखिएगा। और अर्थव्यवस्था की विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्था हैं, है ना, उसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बात आप सुनते चलिएगा, आपको बहुत काम आएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में क्या हुआ है, महत्वपूर्ण विकास हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो तृतीय क्षेत्र में जो है, सेवा क्षेत्र में भी जो है बहुत ही विकास हो रहा है तेज़ी से, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में। 41 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, MSP का, है ना, निर्धारण कौन करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कौन करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर 42 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था, है ना। 42 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवमूल्यन जो है कितनी बार, 2 बार हुआ था। एक साल में क्या हुआ था, 2 बार हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। 1 जुलाई याद रखिएगा, 1 जुलाई और 3 जुलाई, ये 2 दिन जो है ना, 2 बार जो है ना, एक ही साल में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था। तो 1991 हो जाएगा। भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है अब तक 3 बार हो चुका है। कितने बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। पहला आपको हुआ था 1949 में हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और तीसरा हुआ था आपका 1991 में हुआ था। और 1991 में 2 बार हो गया था एक ही साल में। फिर है 43 नंबर, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए जो है नाटो का स्थापना किया गया था। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ, है ना, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में जो है 4 अप्रैल, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है ना। बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। फिर आपका है 44 नंबर, भारत की विदेशी नीति आधारित है, किस पर आधारित है।
तो ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। गुट निरपेक्षता आंदोलन आपसे पूछेगा, एकदम पूछा हुआ है ना। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? इसका पहला सम्मेलन 1961 में, है ना, हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, एकदम पूछा हुआ है, बेलग्रेड में हुआ था, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 45 में सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है, वर्षा नहीं लिखा हुआ है लेकिन वर्षा भी लिखा रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वन पाया जाता, मतलब विविधता पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव, ध्यान दीजिएगा, योग नहीं है ना, योग का मेजबानी किया था, इस बार हुआ था 2025 वाला। कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन योग के साथ यहाँ पे ध्यान भी लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ये लद्दाख सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है उत्तराखंड में यूसीसी, है ना, यूनियन क्या होता है इसका, समान नागरिक संहिता जिसको हिंदी में कहते हैं, यूसीसी समान नागरिक संहिता को कहा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 40 में नहीं, 44 में, 40 में तो ग्राम पंचायत है, गलती से निकल गया, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है आप लोग को, है ना, ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, ये 44 आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया था। तो किस रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया था? रंजन प्रसाद देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का जो आज़ादी के बाद पहला राज्य था वो कौन है? गुजरात थी, उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहला है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? सेकंड जो है गुजरात है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात है। और यूसीसी का वर्णन जो है आर्टिकल 44 याद रखिएगा और 40 ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है। 48 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल, भितरकनिका, है ना, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? सिमलीपाल के साथ साथ आपको भितरकनिका नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, है ना, ये भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में ही आपका जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहाँ रथ यात्रा निकाला जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। 49 नंबर है, इनमें से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है ना, माई लाइफ माई कंट्री, ये याद करने वाला है, ये पुस्तक है माई लाइफ माई कंट्री। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है लगभग 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में मनु भाकर एवं डी गुकेश, ये भी सही उत्तर है, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। तो फिर और ये भी है आपका हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार, इनको भी चारों को दिया गया है। तो ए बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 51 नंबर प्रश्न, भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? ये क्वेश्चन 3-4 बार आपको मिल चुका होगा प्रैक्टिस सेट में, है ना, और ये करेंट अफेयर है, बहुत ही चर्चा में है। तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, ये दोनों को जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है ना, नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है, याद रखिएगा। 5वां वेद कौन सा है? तो भरत मुनि इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, कौन है? भरत मुनि। और इसके, है ना, इसे 5वां ठीक कहा जाता है, क्या कहता है? वेद कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए गांधी जी के 5वां बेटा किसे कहा जाता है? गांधी जी का 5वां बेटा कौन थे, है ना, किसे माना जाता है? 5वां बेटा किसे माना जाता है गांधी जी का? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता ये आप लोग जानवे करते होंगे, है ना।
महाभारत का ही अंश है, महाभारत ग्रंथ का ही अंश है। महाभारत का प्राचीन नाम मूल नाम याद रखिएगा, जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का ही क्या है, मूल नाम है। और महाभारत यानी जय संहिता का फारसी अनुवाद याद रखिएगा, रज्मनामा है। कौन सा है? रज्मनामा जो है ना, महाभारत का ही फारसी अनुवाद है। और रामायण के बारे में बात करें तो इसके लेखक जो है ना, महर्षि वाल्मीकि हैं। और ये सबसे पहला भारतीय संस्कृति का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है, पहला महाकाव्य माना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना, महाभारत है। ये सब याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल डाटा आपको बताया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर है। 53 केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो सीबीआई के द्वारा जो है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। तो भारत पोर्टल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपको बता दें 54 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। शास्त्रीय भाषा स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो देखिए, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है कुल 6 था, फिर इसको 2024 में 5 को जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कि कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना है? तो 11 हो गया है। तो हम 11 आपको बताते हैं, है ना, आप आसानी से बता दीजिएगा। तो पहले वाला 6 हम बता देते हैं पहले। तो पहले आप जानते होंगे संस्कृत शास्त्रीय भाषा था, फिर आपका तेलुगु जो था वो शास्त्रीय भाषा था, फिर आपका तमिल हो गया, तमिल शास्त्रीय भाषा था, फिर आपका कन्नड़ हो जाएगा, कन्नड़ जो था शास्त्रीय भाषा था, फिर आपका कन्नड़ के बाद मलयालम जो था कन्नड़ भाषा था, मतलब शास्त्रीय भाषा था। उड़िया जो था वो भी शास्त्रीय भाषा था। 6 हो गया ना। देखिए, संस्कृत पहला, दूसरा तेलुगु, तीसरा तमिल, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम, छठा उड़िया। ये 6 था। अब इसमें 5 नया जोड़ा गया जो कि आपको, है ना, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी 2 भाषा है, जो भाषा है वो भी है। तो आप देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मराठी को जोड़ा गया है, 5 और नया जोड़ा गया है। पाली आपका किसका? बौद्ध धर्म का भाषा है, बौद्ध धर्म का भाषा है। फिर प्राकृत जैन धर्म का भाषा है ना। फिर असमिया असम का है, बंगाली बंगाल का है। तो ये 5 भाषाओं को नया नया जोड़ा गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25.17%। हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि आपका जो पूरा वन का प्रतिशत पूछेगा, किसी भी देश के सीमा में 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, है ना। लेकिन भारत में कितना है? आपको 25.17% पर ही क्या है? वन है। तो यही है जो भी है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए 33%। तो ऑप्शन ए जो है अभी वर्तमान में इतना ही है 23 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 56 है। 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के मदद से म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने क्या किया था? सहायता किया था। फिर है आपका 57, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, याद रखिएगा। और ये आपको टोकमक किर्गिस्तान में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? टोकमक किर्गिस्तान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेला जाता है ना, पिछले बार भी आया था। तो चारों आप ग्रैंड स्लैम जो याद रखिएगा टेनिस प्रतियोगिता है, जितना भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपका टेनिस प्रतियोगिता है, जिसमें आपका घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन खेला जाता है ना। और हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पे खेला जाता है, सॉइल पे खेला जाता है। याद रखिएगा, ये चारों का याद रखिएगा, ठीक ना। फिर है 59, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? क्या सही है ये पूछा जा रहा है।
तो आप सारा पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन सी जो है सही है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य लिखे होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। बाकी सब गलत है, तो गलत को पढ़िए, नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है संविधान द्वारा किसको दिया गया है? तो ये हो गया आपका संसद ही हो जाएगा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की शक्ति को, है ना, मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति जो है किसके पास है? संसद के पास ही। संसद ही हर तरह का कानून बनाता है और उसको लागू करता है, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आपके दिमाग में आ रहा होगा आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करता है? किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रीट जारी करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है और उसको मौलिक अधिकार प्राप्त दिलवाता है जिसका हनन हो रहा होता है। उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत क्या करता है ना, मौलिक अधिकार जनता को दिलवाता है रीट जारी करके 5 प्रकार के। तो शक्ति का लागू करने की शक्ति तो संसद के पास ही है, कानून बनाने की शक्ति तो है ना, सब कुछ का शक्ति तो है किसके पास? संसद के पास ही है। तो ये बी ही सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 61 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में विभिन्न, है ना, विचार करिए। आपको सही कथन चुनना है। 3 कथन दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में और सही कथन कह रहा है चुनने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। एकदम सही लिखा हुआ है ना। पकानी कोका द्वियोदशम आप ट्रिक जो है पढ़े होंगे, है ना। तो उसके मदद से आप क्या करें, इसको निकालिए। तो पद जो है 52 में है ना, और 53 में है बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ये कथन सही है। फिर कथन 2 कहता है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं। एकदम सही है ना। इनका निर्वाचन जो होता है ना 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी कथन सही है। फिर भारत के संविधान के अनुसार 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है? नहीं, 60 में शपथ है ना। 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये 61 में, आर्टिकल 61 में बताया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका एक कथन 2 सही है ना, 3 सही नहीं है। तो कथन 1 2 किस में है? आपका ऑप्शन बी में है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत आपको हम बताएंगे कि ये आर्टिकल 40 में है ना। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत है। 44 में जो है आपका समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 48 में जो है आपका पशुपालन, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है। कृषि प्लस पशुपालन संगठन का वर्णन जो है, पशुपालन संगठन का वर्णन आर्टिकल 48 में है। 48 का क याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 का क, इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जीव जंतु के संरक्षण का बात कहा गया है। किसमें? 48 के क में कहा गया है। 48 में कृषि और पशुपालन का है, ठीक है ना। और 51 में जो है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता का जो है 51 में मिलता है। 51 का क में जो है आपको मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ठीक ना। तो ये सब अनुच्छेद आप इसी तरह से रिलेट करके याद करिएगा, पढ़िएगा ना, तो आप सुनते सुनते आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। 63 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल। तो विधानमंडल में जो है आपका, विधानमंडल में है ना विधानसभा और जिस भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद होगा, है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा है भी। 6 राज्यों में विधान परिषद है। फिर राज्यपाल, ये 3 विधानमंडल के अंग हो सकते हैं, विधायिका के अंग हो सकते हैं। तो देखिएगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल, विधानसभा और एवं विधान परिषद जहाँ अस्तित्व है। तो जैसे बिहार राज्य है, 6 गो राज्य है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो ऑप्शन आपका 4 है ना, 4 कथन सही है, बाकी सब गलत है। तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, केवल 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं
64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही नहीं, हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। ये सही है आपका पहला कथन, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, नहीं। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। तो नहीं है सही, तो यही सही नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम का गठन किया गया था। सिक्किम में बहुत कुछ है, आप लोग जानते होंगे, ये सिक्किम है। सिक्किम में आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और भारत में सबसे लंबा पर्वत चोटी पूछा ऊंचा भारत में पूछेगा तो ऊंचा चोटी आप क्या बताइएगा? कंचनजंगा बताइएगा। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। आपको कुछ दर्रा है, जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है ना। नाथुला दर्रा पूछा जाता है, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपका सिक्किम में ही है ना। चोलामू झील जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील ये कहाँ है? आपको सिक्किम में पड़ता है ना। चोलामू झील से ही आपका तीस्ता नदी निकलता है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। इसका उद्गम जो है चोलामू झील है, सिक्किम से है। 66 नंबर है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये तो स्टेटमेंट है, याद करने लायक है। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये स्टेटमेंट दिया था। इसको बढ़िया से पढ़ करके इसको देखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। बुजुर्ग सदस्य पूछा जाए कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। 67 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किताब है ना, हिंदी में लिखा हुआ है, पूछा हुआ है इसका, है ना, कौन से भाषा में लिखा हुआ है? तो हिंदी में लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका एक सोम प्रकाश है, क्या है? सोम प्रकाश, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। सोम प्रकाश भी आपका एक किताब है। इसके लेखक जो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, विद्यासागर, ये आपके, है ना, सोम प्रकाश किताब के लेखक हैं और सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। यहाँ पे बात आता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, हम आपको बता दें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है ना मूल शंकर, याद रखिएगा, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है ना। इनका जन्म 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। और मृत्यु 1883 में हो गया था। 1883 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ है बताने के लिए, लेकिन कितना चीज़ बताया जाए। 68 नंबर है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगार को जो है संस्था था जिसको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। आपसे पूछेगा लाल कुर्ती, हिंदी में लाल कुर्ती बोलेंगे, है ना। तो लाल कुर्ती, रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, इन सब का स्थापना कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, याद रखिएगा, है ना। भारत रत्न से सम्मानित 3 विदेशी का नाम बताते हैं। इसमें एक खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे इनको भी भारत रत्न दिया गया था, ठीक ना। इनको दिया गया था 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में जो है ना भारत रत्न दिया गया था, विदेशी थे। दूसरे एनी बेसेंट भी विदेशी ही थी। एनी बेसेंट, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। एनी बेसेंट जो है इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में जो है भारत रत्न से जो है एनी बेसेंट को नवाजा गया था। फिर नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न भी दिया गया है ना। ये विदेशी हैं, पूर्ण रूप से विदेशी नेल्सन मंडेला है। और इसे तीनों विदेशी का नाम याद रखना है आपको, कैसे भी लैंग्वेज करके पूछा जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में जो है
भारत रत्न दिया गया था। तो कब कब दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। फिर एनी बेसेंट को दिया था 1980 में दिया गया था। और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन युवा पर्वत नहीं है? युवा पर्वत नहीं है। तो एक और ट्रिक बताते हैं आपको। ए हिमालय, हिमालय, ये ट्रिक है। हिमालय, ये ट्रिक क्या बताता है? जितने भी विश्व के बलित पर्वत हैं वो सब जो है ना हिमालय में आ जाएगा। यू से हो जाएगा यूराल पर्वत, ये बलित पर्वत है। आ से हो जाएगा आल्पस पर्वत। र से हो जाएगा रॉकी पर्वत, है ना। फिर ए से हो जाएगा एंडीज पर्वत, है ना। फिर हिमालय से हिमालय हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? आपका बलित पर्वत हैं, युवा बलित पर्वत हैं। आप देखिए एंडीज है आपका युवा बलित पर्वत है, ठीक है। कौन युवा बलित पर्वत नहीं है? तो अरावली जो है ना आपका युवा पर्वत तो है ही नहीं अरावली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अरावली पर्वत जो है ना ये आपका बलित पर्वत तो है ही नहीं, एकदम कंफर्म है। आप यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एक से अधिक, तो अल्पेशियन में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार आप अल्पेशियन सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। आप लोग का ये है ना एक होमवर्क रहा, HW रहा, एक तो आप लोग कर ही सकते हैं। 70 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सही नहीं है। भील गुजरात में है ना। हाँ ठीक है। गिद्दा, ये टोडा केरल में नहीं है। टोडा जो है ना आपको केरल में तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में जो है आपको टोडा जनजाति पाया जाता है। बाकी सब सही है। भील जो है गुजरात में पाया जाता है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर आपका तमिलनाडु में यहाँ पर लिखा हुआ तो है ये है ना। तमिलनाडु में यहाँ पे आपका कोटा लिखा हुआ है। कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है ना। टोडा भी तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका गलत पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 71 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में आपका गंगा गिरता है, गंगा भी गिरता है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरता है, गोदावरी भी गिरता है, महानदी भी गिरता है, कृष्णा भी गिरता है, कावेरी भी गिरता है। लूनी, नर्मदा, ये सब आपको गिरता है अरब सागर में गिरता है। लूनी तो कहीं गिरता ही नहीं, लुप्त हो जाता है ना। अरब सागर में आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी, है ना, ये और ये। 72 है आपका। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम भारत में पाया जाता है, राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे एक नहर बनाया गया है जिसको इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा सिंचाई नहर है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा। इसका जो उद्गम है ना, इंदिरा गांधी नहर का हरिके बैराज है। हरिके बैराज जो है आपका ये दो नदियों के संगम पर है ना। एक है आपका सतलज और दूसरा है आपका ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर जो है हरिके बैराज बनाया गया है। इसी बैराज से क्या होता है ना, नहर में पानी घुसता है। इंदिरा गांधी नहर में पानी घुसता है और पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या करता है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। 73 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका पटना और गया वाला क्षेत्र में जो है ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोल रहा है क्योंकि इधर जो है नदियाँ बाढ़ बहुत कम है ना, बहुत कम बाढ़ आता है। इधर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है ना, नदियाँ ही नहीं है इधर। 74 है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो हरित क्रांति जो आया था, जिसके नेता मानी है ना, जो सेनानायक थे, मतलब नेतृत्वकर्ता जो थे हरित क्रांति, ये आपको नाम क्या है इनका, सुंदरलाल बहुगुणा तो चिपको आंदोलन थे। हरित क्रांति कौन थे, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है।
तो हरित क्रांति जो आया था आपका पंजाब हरियाणा में आया था। कहाँ आया था देखिए, याद आता है तो बताते हैं। पंजाब हरियाणा में जो है हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था और इसमें उन्नत किस्म के बीज है ना का उपयोग किया गया था। फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, है ना। कृषि के तकनीक का उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया था, मशीनों का प्रयोग किया गया था और इसमें गेहूं का उत्पादन जो है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था, है ना। विश्व स्तर पर तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। उपज, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम था एक तरह का, ये उच्च उपज के लिए जो है ये कार्यक्रम हरित क्रांति लाया गया था। हरित क्रांति का विश्व में जो जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है, बोरलॉग को, है ना, हरित क्रांति का विश्व में जनक माना जाता है। भारत वाला नाम का है नहीं याद आ रहा है ना। भारत वाला नाम याद ही नहीं आ रहा, हरित क्रांति के जनक कौन थे आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है ना। तो इसका आंसर 74 का सी हो जाएगा। वैसे 75 का चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर जो है ना 3 बांध बनाया गया है। एक आपका है राणा प्रताप सागर बांध है, फिर आपका कोटा बांध है ना, फिर आपका एक है गांधी बांध है, गांधी बांध, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध और एक और बांध है। 3 बांध बनाया गया है जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 76 में स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक प्रकार का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखिए यहाँ पे महानगर तो दिया है लेकिन ये रेल मार्ग दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका मगध व अंग, बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था, मगध, अंग और वज्जी, है ना। ये 3 महाजनपद हुआ करता था, है ना। तो बोला जा रहा है मगध और अंग जो है मैदान का किसके हिस्से में था, है ना, मैदान किसके हिस्से में है? तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 77 का। 78 सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा देश कौन है? उत्तर से दक्षिण, है ना। तो आप देखिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो सबसे लंबाई जो है, सबसे अधिक लंबाई आपको उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। अधिक लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये आपका चिली देश है, एकदम दक्षिण अमेरिका में ये चिली देश है ना। चिली देश है ना, ये आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ये तांबा का, विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चिली करता है। चिली की राजधानी पूछा जाता है सैंटियागो जो है, सैंटियागो, ये आपको क्या है? चिली की राजधानी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है अटलांटिक महासागर है और सबसे व्यस्त जो महासागर है यही अटलांटिक महासागर है। इस आकार का जो महासागर है वो आपको अटलांटिक महासागर है ना। सबसे ज़्यादा कटी छटी तटों वाला जो महासागर है यही अटलांटिक महासागर है। सबसे ज़्यादा बंदरगाहों वाला जो महासागर है अटलांटिक महासागर है। तो इतना सारा चीज़ आपको हम बता रहे हैं, है ना, एकदम ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इधर पहले हम लोग देख लेते हैं। अत्यधिक गर्म और इधर चिली लिखा हुआ है, तो हमको मिलान करना है। तो 1-2 को भी पता होगा तो आप मिलान कर दीजिएगा। तो है उधर अत्यधिक गर्म लिखा था और चिली लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, एकदम सही हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, सी का 2 हो जाएगा। अत्यधिक सूखा सहारा, डी का 4 हो जाएगा। बी का 3 किस में है? इसमें है। सी का 2 इसमें है। डी का 4 अत्यधिक सूखा सहारा वाला तो क्षेत्र सूखा ही है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऐसे कैसे हो गया? कितना नंबर है? 80 नंबर है। 80 नंबर का हो जाएगा बी सही ले रहा है। तो 4 3 2 1 यानी कि 4 का अत्यधिक सूखा का हो जाएगा आपका, है ना, ए,
ए का 4 यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक गर्म। अच्छा, अत्यधिक गर्म सहारा है, सही बात है, अत्यधिक गर्म सहारा है, ठीक है ना। तो ए का 4 हो जाएगा, यानी आपका ए का 4 इधर हो जाएगा। फिर आपका बी का है ना, सी सही है, आपको हम अभी जो बताया वो सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर 81 नंबर प्रश्न, सभी जातिवाचक संज्ञा समूह है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो एक ही जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का है तो लड़का, कौन लड़का? तो लड़का पूरा जाति का बोध करा रहा है। नगर, कार, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्ग क्या अंत में जुड़ता है? नहीं, तो यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है। चयन शब्द में कौन सी संधि का नाम आया है? अयादी संधि, आपको बताए थे, है ना, डिटेलिंग इसको बताए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 85 अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। अशुद्ध की बात कर रहा है। अमावस्या, अमावस्या ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत है। अमावस्या, अमावस्या लिखते हैं ना, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या ऐसे लिखा जाता है, ये है ना, दंत सा लिखा जाता है, ताला वैसा नहीं। तो ए हो जाएगा। 86 का हो जाएगा आपका सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी, यानी कि 100 ईयर्स के पीरियड को, समय को सेंचुरी कहा जाता है। फिर हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का, याद रखिएगा, गबन, है ना, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, फूस की रात, ये सब रचना जो है मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है ना। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा क्या थी? तो अबहट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामा जो है कृष्ण सोबती, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका मैथ है, तो मैथ वाला आपको हम आंसर बता देते हैं, ठीक ना। आप आंसर जान लीजिए और घर पे बनाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो 91 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका 92 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, है ना। 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी ही हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी ही हो जाएगा, 6। फिर आपका 94 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 97, 95, 94 हो गया ना। फिर 95 का हो जाएगा बी, 28.8। फिर 96 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 70√3 मीटर। फिर 97 का हो जाएगा आपका, 97 का सी हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर 98 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा। फिर आपका 99 का हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा 54 kg। फिर 100 का आपका सी हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको पूरा 100 का 100 जो है ना बताएं आप।